बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो पहला पार्ट का वीडियो था उनका आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही प्यार दिया। बिहार सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 1 था और हम आशा कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को भी पूरा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो ही हम अपने सीरीज को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवा पाएंगे। आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए और ये एक MCQs टाइप का सवाल होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रोक करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिहार सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है और सभी प्रश्नों के जो हैं जितने भी पॉइंट बन सकते थे सभी पॉइंटों को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, बताए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न पे आइएगा। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा 10 जिला है, 12, 9 या 5। कितने जिलों से होकर गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? चलिए जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिलों से। चलिए दूसरे प्रश्न पे आएंगे। देखिए पहला प्रश्न जो अभी हम लोग देखे थे इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि BPSC परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके BSSC में भी इसे आने की संभावना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जितने भी ज़िले हैं हम आपको भी बताएंगे, उसे भी देख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो बिहार में विधान परिषद है, आपको पता ही है। कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन ए में देख लीजिएगा 1/3 भाग को, 1/6 भाग को, 1/12 भाग को, 1/4 भाग को। कितने भागों को किया जाता है? तो जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6 भागों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलेंगे हम लोग इनके पॉइंटों पे। आपको जो है इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप वीडियो को पूरा देख करके PDF के थ्रू भी आप अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हम तो कहेंगे आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या था, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर 12 था। तो ये 12 कौन कौन जिला हैं? बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। तो ये 12 जिला हैं जिनसे होकर गंगा नदी गुजरती है। और आप किस जिला से हमें देख रहे हैं ये भी हमें बताइएगा। अब गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और नदी उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में अरावली से और दक्षिण में विंध्य और छोटा नागपुर पठार से और पूरब की बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिज से घिरा हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करेंगे तो सहायक नदियाँ 2 भागों में बटी हुई है। एक तो होगी बाईं तरफ की सहायक नदियाँ, एक होगी दाहिनी तरफ की सहायक नदियाँ। तो बाईं तरफ की सहायक नदियों में क्या आएगा? कर्नाली, महाकाली, गंडक, कोसी, रामगंगा, घाघरा, महानदी, ये सभी बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं गंगा की। और दाहिनी तरफ की सहायक नदियां सोन, दामोदर और केन, ये दोनों दाहिनी तरफ की सहायक नदियां हैं। चलिए दूसरे पॉइंट में क्या था, बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 भाग को, 1/6 भाग को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो बिहार में विधान परिषद में, बिहार की जो विधान परिषद है उसमें बिहार सीटों की बात करेंगे तो कुल 75 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिनमें से 63
पदों को जो निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा किया जाता है। बच गए 12 जो है व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 75 का निकालिएगा 12 तो क्या आ जाएगा 1/6 भाग, 1/6 भाग हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए संविधान के जो है अनुच्छेद 171, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा पेन को, हाँ चलिए, तो क्या बोल रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में जो है कम से कम 40 सदस्य और राज्य विधान में अधिकतम 1/3 सदस्य हो सकता है। अब बात करें कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें कि विधान परिषद है। देखिए सब भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद की दी गई है व्यवस्था। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्नों को हम इस वीडियो में लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जो भी आंसर है उनको कमेंट में बताइएगा। तो भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नेक्स्ट प्रश्न है ये। ऑप्शन देखिएगा, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा होगा, लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी। इसमें से कौन होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट क्या आंसर होगा कमेंट में बताइए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। यही है क्या भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट, लेफ्टिनेंट शिवांगी। नेक्स्ट प्रश्न, जगदीशपुर बिहार में है। 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? 1857 की जो क्रांति थी बिहार से, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? और यहाँ पर गांव का नाम है जगदीशपुर। ऑप्शन ए में नाना साहिब थे, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए इनके पॉइंटों को देखेंगे। क्या था भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट? लेफ्टिनेंट शिवांगी। लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट थी। वह बिहार की मुजफ्फरपुर जिला, याद रखिएगा बिहार की है, और किस जिले से? मुजफ्फरपुर जिला। अब फतेहाबाद गांव की रहने वाली है। इसको जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC पायलट एंट्री स्कीम के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उसने पिलाटस P7 MKLL विमान पर प्रशिक्षण लिया और उन्होंने भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 550 में डोर्नियर विमान उड़ाना भी सीखा। देखिए प्रथम बैच में जो है 3 महिलाएं पायलट थी। प्रथम बैच में कितने महिला पायलट थी? याद रखिएगा तीनों को। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, ये मालवीय नगर नई दिल्ली की थी। लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, ये तिलहर उत्तर प्रदेश की थी। और लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये मुजफ्फरपुर बिहार की थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो थे, जगदीशपुर यानी कि बिहार में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ये जगदीशपुर के थे। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसको ये नेतृत्व कर रहे थे। देखिएगा वीर कुंवर सिंह जो है ना गुरिल्ला युद्ध तकनीकों के विशेषज्ञ थे। गुरिल्ला युद्ध जो है आप लोग जानते होंगे। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है ब्रिटिश के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए इसका निधन हो गया। जानेंगे कि भारत में जो 1857 की क्रांति था उसका केंद्र था कौन कौन से केंद्र से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहिब जो थे ये कानपुर से कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व। बेगम हजरत महल लखनऊ से, जनरल बख्त खां बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फरीदाबाद से, खान बहादुर बरेली से, झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा।
बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिएगा, भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। हजारीबाग। तो बिहार का जो है कौन सा स्थान है अपने वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? ऑप्शन ए है बक्सर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। इसका राइट आंसर जल्दी से जवाब दीजिए। रांची। रांची क्या होगा? झारखंड की राजधानी बना। नेक्स्ट देखिए, बिहार का जो है वन्य जीव क्या था? वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध पटना। बिहार में वन्य जीवों के लिए जो है पटना में है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। कौन सा? संजय गांधी जैविक उद्यान। महान एक सींग वाला गेंडा, दरियाई घोड़े और घड़ियाल का सफलतापूर्वक यहाँ प्रजनन किया गया था, प्रजनन करवाया गया था। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना की बिहार सरकार द्वारा एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार में कौन सा शहर था? झारखंड का राजधानी रांची। रांची जो है अपने आधुनिक रूप में भारतीय राज्य झारखंड की राजधानी है। शहर में एक मध्यम जलवायु और वर्ष 2000 में जो है झारखंड के अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। देखिए, बिहार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वह क्या था? रांची। ठीक है, और जब रांची थी और जब झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उस टाइम जो है अलग होने के बाद झारखंड की राजधानी बन गया रांची। ठीक है, रांची बन गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप बिहार में रह रहे हैं और आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून, 22 दिसंबर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के जो भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, गोपाल। जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। बिहार दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च को। बिहार दिवस देखिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य की गठन का प्रतीक है। यह वह दिन था जब अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार राज्य का निर्माण किया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों डिवीजनों को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या किया था? अलग कर दिया था। बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को प्रांत को आगे बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत में बांट दिया गया। मतलब जब बंगाल से अलग हुआ 1912 में, तब बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था और 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया। तो बिहार से कौन कौन से राज्य अलग हुए हैं? एक तो था आपका झारखंड, 2000 ईस्वी को हुआ था ये, और एक है उड़ीसा। उड़ीसा कब? 1936 को। ठीक है, 1936 को, 1 अप्रैल 1936। देखिए बिहार के भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल करवाए थे। देखिए विक्रमशिला भारत में शिक्षा, ठीक ना, विक्रमशिला भारत में चलिए, विक्रमशिला भारत में शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। इसकी स्थापना बिहार के भागलपुर जिले के अतिंचक गांव का स्थल है। मतलब अब जो है भागलपुर का जो अतिंचक गांव है वह वहाँ पे विक्रमशिला अभी प्रेजेंट है। विक्रमशिला की स्थापना जो है पाल सम्राट धर्मपाल
783 से 820 में नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में किया था। गोपाल का शासनकाल कब का था? 1750 से 750 से 770 ईस्वी। प्रथम पाल राजा और राजवंश के संस्थापक। व्याप्ता का पुत्र एक योद्धा, बंगाल के पहले बौद्ध राजा माने जाते थे। धर्मपाल का आगे आप जो है टोटल जो पाल वंश के राजा थे, शासक थे, उनका सारा ब्यौरा दिया गया है। आप अच्छी तरह से PDF को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिला में स्थित है? इंडियन ऑयल रिफाइनरी ऑप्शन ए में है बेगूसराय, सीतामढ़ी, कैथर, गया। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बिहार में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन जल संचयन विधि कौन सा है? बंधिया है, बंधारस है, खडीन है या पाइंस है? बिहार में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन जल संचयन, इसका राइट आंसर पाइंस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए इसमें जो है इसका जो पॉइंट है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का नाम बरौनी रिफाइनरी, बरौनी तेल संसाधन आप सुने होंगे। इसे सोवियत संघ के सहयोग से जो है 1964 में और 49.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। तो इसमें क्या याद रखने वाला है पॉइंट? इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में? बेगूसराय। और अभी किस नाम से जाना जाता है? बरौनी रिफाइनरी। और किस देश की मदद से इसको स्थापित किया गया था? सोवियत संघ। कब किया गया था? 1964। और कितना रुपए लगा था इसमें? 49.4 करोड़। रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता क्या है? 6.100 मिलियन टन प्रति वर्ष। देखिए नेक्स्ट और प्रश्न जानेंगे हम लोग। 2 अक्टूबर जो है 1972 को बेगूसराय अस्तित्व में आया था। यह दरभंगा परमंडल कहिए या संभाग कहिए के अंतर्गत आता है। यह समग्र मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा है। जिले के माध्यम से बहने वाली प्रमुख गंगा, बूढ़ी गंडक, चंद्रभागा, बैंटी आदि नदियां बहती है। तो बिहार में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन जल संचयन विधि क्या बताए थे आपको? पाइंस। देखिए पाइंस जो है बिहार में कम से कम 5000 वर्ष, ठीक है, 5000 वर्ष पुरानी सिंचाई प्रणाली है, जो मगधी साम्राज्य द्वारा अच्छी तरह से प्रबंधित की जाने वाली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। और आगे कुछ अन्य पारंपरिक जल संचयन की बात करेंगे तो राजस्थान स्थिर पार है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जोहर प्रणाली, कुंडिया और कुल, ये सभी सिंचाई से संबंधित है। याद रखिएगा ये सभी जितने भी हैं ये सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। बिहार के डालमिया नगर सुने होंगे आप लोग। बिहार की जो है डालमिया नगर में रोहतास उद्योग किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है रासायनिक खाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हैवी केमिकल्स के लिए, सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए प्रचलित है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा हैवी केमिकल्स के लिए रोहतास यानी कि डालमिया नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिग्रहण किया था? ऑप्शन ए में देखिए, मतलब किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिग्रहण कर लिया, अपने हाथों में ले लिया? ऑप्शन ए में है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, विनिमयन अधिनियम, पीट का भारत अधिनियम। किसके अधीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल में क्या किया था? दीवानी प्राप्त कर लिया था। तो पॉइंटों की ओर चलेंगे तो बिहार के डालमिया नगर में रोहतास उद्योग किसके उत्पादन के लिए? हैवी केमिकल्स यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? भारी रसायनों, ठीक ना, भारी रसायनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर।
और 1984 से पहले डालमिया नगर में जो है रोहतास उद्योग को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था। ठीक है, 1984 से पहले का ये उद्योग है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था रोहतास में। इस उद्योग में निर्माण क्या क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जो है इस उद्योग में बनते हैं। सभी अम्लों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है रासायनिक उर्वरकों, रेयान, प्लास्टिक और पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फर बनता है और इसका उत्पादन जो है हमारे देश में सीमित है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरे देशों से आयात किया जाता है। झारखंड राज्य में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण कहाँ कहाँ होता है, सिंदरी में, जमशेदपुर और घाटशिला में होता है। टाटा केमिकल फैक्ट्री टाटानगर में स्थित है। तो किस घटना के बाद अंग्रेजों ने जो है बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिग्रहण कर लिया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। मीर कासिम थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। मीर कासिम को बक्सर में क्या किया गया था, हरा दिया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिग्रहण कर लिया। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, 1757 में। पहले प्लासी का युद्ध लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की युद्ध लड़ी गई। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। एक प्रसिद्ध उपन्यास बलचनमा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में है वैद्यनाथ मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, रमेश चंद्र झा, गुरुचरण दास। किसके द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र, जिसको कि हम लोग नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में है आधे अधूरे, दो कमरे का मन, ब्राह्मण कौन, चतुरी चमार। किसके द्वारा ये लिखा गया है? चलिए, तो इसका राइट आंसर जल्दी जवाब दीजिएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसका राइट आंसर क्या होगा, चतुरी चमार। ठीक है, देखिए एक प्रसिद्ध उपन्यास क्या था, बलचनमा। ये किसके द्वारा? वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है। वैद्यनाथ मिश्र को जो है उनके उपनाम नागार्जुन से जानते हैं। ठीक, याद रहेगा, वैद्यनाथ मिश्र को ही किसके नाम से जानते हैं? नागार्जुन के नाम से जानते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। बिहार के दरभंगा जिला के तरौनी गांव में इसका जन्म हुआ था और ये अपने जीवन को जो है बौद्ध धर्म में बदल लिया और नागार्जुन नाम से प्रचलित हुए। ठीक है, इसके जो है 1994 में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण जो है कृतियाँ क्या क्या है, अपने खेत में चंदना, फसल, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा आदि इसके प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, तो हम बता दिए थे क्या था, चतुरी चमार। ठीक है, चतुरी चमार। तो देखिए कुछ इसके जो राइटर हैं कौन कौन हैं। गुरुचरण दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या क्या है, इंडिया अनबाइंड, ए फाइन फैमिली, द डिफिकल्ट ऑफ बीइंग गुड, इंडिया ग्रोस एट नाइट, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा, अम्पाली, संघमित्रा, सिंघल, रमेश चंद्र झा के द्वारा, कलिंग का लहू, मिट्टी बोल उठी, मजार की दिया, कुंवर सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे जो भी पॉइंट है ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम रेगुलर वीडियो बना पाएंगे। चलिए देखिए, बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप क्या है? डैश बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे
प्रसिद्ध स्वरूप क्या है, रूप क्या है? इसका ऑप्शन ए में है जरी की कढ़ाई, सुजनी, लाख और कांच, कोल्हापुरी चप्पल। कौन सा जो है प्रचलित है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सुजनी। ठीक है, जाने लिए सुजनी क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर, मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए में था कैमूर, बी में भागलपुर, सी में पश्चिम चंपारण, डी में बेगूसराय। तो कहाँ पे होगा? प्लीज जवाब दीजिएगा इसका। ऐसे ये क्वेश्चन को जो है हम लोग पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिए थे, तो आप लोग सही सही जवाब दे दिए होंगे। फिर भी बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? कैमूर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला क्या था? सुजनी। सुजनी बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प कला के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। यह राज्य ग्रामीण इलाकों में बना एक पारंपरिक रजाई है, मतलब रजाई। ठीक है, आजकल सुजनी कढ़ाई का निर्माण मुख्य रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में के गाय घाट ब्लॉक में भुसुरा नाम से के आसपास 15 गांवों और मधुबनी के कुछ इलाकों में भी किया जाता है। ठीक है, सुजनी शिल्प विद्या नवजात शिशु को लपेटने के लिए साड़ी, दुपट्टे और कुर्ते जैसे कपड़ों के सामानों के साथ साथ पलंग पोष, वॉल हैंगिंग, तकिया और मसंद की खोल साज सज्जा का सामान तैयार किया जाता है। प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ था? कैमूर में। यह प्राचीन मंदिर शिव पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। सबसे पुराने मंदिरों में से यह एक है। 625 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। देवी मुंडेश्वरी और 4 मुख वाला शिवलिंग मंदिर में मुख्य देवता के रूप में स्थित है। मंदिर में गणेश, सूर्य, विष्णु की मूर्तियां भी है। चलिए 17 नंबर नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। देखिए, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? जल्दी जवाब दीजिएगा। और हम जान रहे हैं कि बहुतों का इसमें गलती आंसर होगा, इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिए। राबड़ी देवी, रानू देवी अधिकारी, रेणु देवी, पुष्पम प्रिया चौधरी। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेणु देवी। बिहार सरकार ने विकास मिशन का गठन किया है जो डैश के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। बिहार सरकार ने बिहार विकास मिशन का जो गठन किया है जो किस प्रावधानों के तहत पंजीकृत है? ऑप्शन ए में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीयन और विनियमन अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961, सरकारी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? रेणु देवी। देखिए 16 नवंबर 2020 को बेतिया से रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री में से एक के रूप में ये शपथ लिया था। इसके साथ साथ वह बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। और रेणु देवी के साथ तारकेश्वर प्रसाद ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। और तारकेश्वर प्रसाद कटिहार से थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई सारे नेताओं जो है के मौजूदगी में नीतीश कुमार ने सातवीं बार और लगातार चौथी बार उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया था। मुख्यमंत्री के रूप में 2014 से 15 की अवधि को छोड़कर नवंबर 2005 के बाद से निरंतर मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और 14 से 15 के बीच में ये रहे मांझी जी, ठीक ना, जीतन राम मांझी जी। बिहार के बारे में बुनियादी जानकारी को देख लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, राजकीय पशु है गौर मिथुन, राजकीय पक्षी हाउस एस्पेरो जिसको गौरैया भी कहते हैं, राजकीय पुष्प कचनार, राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष, राजकीय फल आम, वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी बिहार में स्थित है। बिहार सरकार ने विकास मिशन का गठन किया है जो डैश के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। बता दिए थे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860,
देखिएगा, बिहार विकास मिशन के तहत बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए 7 निश्चय योजनाओं का जो कार्यान्वयन के लिए उप मिशनों में से निम्नलिखित है। पहला क्या था, यूथ सब मिशन। दूसरा क्या था, दूसरा 7 निश्चय योजनाओं से दूसरा निश्चय योजना क्या था, पेयजल स्वच्छता ग्रामीण और शहरी विकास उप मिशन, मानव विकास उप मिशन। चौथी है कृषि उप मिशन। पांचवी है उद्योग और व्यवसाय उप मिशन। छठी है इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिशन। और सातवीं है लोक संवाद और ब्रांड बिहार सब मिशन। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, 1910 में, 1911 में, 1915 में, 1912 में। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध झरना, देखिए बिहार का जो प्रसिद्ध झरना है काकोलत किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में देखिएगा गया है, बी में राजगिरी, सी में सीतामढ़ी और डी में है नवादा। तो कहाँ पे जो है काकोलत झील है, झरना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, नवादा। नवादा में जो है काकोलत झील स्थित है। पॉइंट की ओर चलेंगे तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से क्या किया था, अलग किया था। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, जवाब दीजिएगा कमेंट में आप लोग। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में सम्राट बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा की, जिसकी राजधानी पटना बनाई गई थी। बिहार को अलग करने के आंदोलन के नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित बिहारियों ने किया था। प्रमुख नेता क्या थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, मुकेश नारायण, सैयद हसन इमाम, मजहर उल हक और नारायण सिंह। ठीक है, ये सभी प्रमुख नेता थे। बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलत किस जिला में था, नवादा में। देखिए काकोलत नवादा में स्थित है। बिहार का काकोलत झरना 150 से 160 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। झरने के आधार पर एक प्राकृतिक जलाशय बना है। पौराणिक कथाएं भी काकोलत झरने से जुड़ी हुई है, जैसे कि त्रेता युग के राजा जो एक अजगर के आकार को लेने के लिए अभिशप्त थे और हिंदू अध्यात्मवादी द्वारा यहाँ रहते थे। उस स्थान पर पांडवों ने वनवास किया और उसके वनवास के दौरान क्या था, यह उस समय के दौरान जब अजगर राजा को सांप से छुटकारा मिल गया था और उन्होंने घोषणा किया कि कोई भी व्यक्ति जो इस झरने से में स्नान करेगा उसे कभी भी सांप के रूप में पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा लोक कथाएं प्रचलित है। चलिए आप लोग अगर यहाँ तक देखें तो हमें पूरा सपोर्ट किए हुए हैं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू सीरीज लाते रहेंगे। ये दूसरा सीरीज था, दूसरा पार्ट था बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान आप जानते ही हैं, बीएसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार की एग्ज़ाम है और इसमें बिहार की जो है बिहार की जो भी प्रश्न है बहुत ज़्यादा दबदबा रहेगा इसमें। तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लिए हैं, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख